महाराज शीलध्वज, अब तक आपने देखा, इच्छाधारी नागकन्या संकारा के पति नागराज भूलवश एक तांत्रिक के आश्रम की ओर जा पहुंचते हैं। तांत्रिक अपनी बीन की तान से नागराज को वश में करने का प्रयास करता है, लेकिन किसी रहस्यमय कारण से बीन अचानक मौन हो जाती है। उसी अवसर का लाभ उठाकर नागराज वहां से निकल भागते हैं, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर राजा शीलध्वज का वजीर नागराज पर प्राणघातक आक्रमण कर देता है और नागराज की मृत्यु हो जाती है। उसी समय वहां तांत्रिक का आगमन होता है और दोनों के बीच नागराज की अमूल्य मणि को लेकर तीखा विवाद छिड़ जाता है। उधर महल में रानी सुजाता महाराज शीलध्वज से आज्ञा लेकर तांत्रिक के आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। मार्ग में उनकी भेंट होती है नागकन्या संकारा से, जो अपने नागराज की खोज में भटकती हुई उसी दिशा में जा रही होती है। संकारा की विवशता और सच्चाई से प्रभावित होकर रानी सुजाता उसे अपनी विश्वास पात्र दासी के रूप में महल ले आती है। अब प्रश्न ये है, क्या संकारा को अपने नागराज के अंत का सत्य ज्ञात होगा? नागराज की मणि किसके हाथ लगेगी और तांत्रिक की असली योजना क्या है? अब देखना यह है आगे क्या होता है। इधर रानी सुजाता मन में सोचती है, राजमहल में जब से ये रानी रोमा आई है, तब से हमारे राजा शीलध्वज सारा समय उसी के साथ बिताने लगे हैं। मुझे बड़ी रानी सुजाता को तो जैसे भूल ही गए हैं। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं यूं ही उपेक्षित रहूंगी? तभी उसके अंदर की कुटिल आवाज प्रतिरूप उसे चेताती है। प्रतिरूप कुटिल मुस्कान के साथ, ए रानी सुजाता, अब समय आ गया है। इस परिणाम का कोई उपाय करना ही होगा। हाँ, तुझे रानी रोमा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, लेकिन सावधान, किसी और को इस योजना में शामिल करना उचित नहीं। ये निर्णय तुझे स्वयं ही लेना होगा। रानी सुजाता की आंखों में चमक आती है। हाँ, अब याद आया, सभी राज परिवारों में राजा के पास जो खाना जाता है वो पहले जांचा परखा जाता है। हमारे राजमहल में भी यही नियम लागू होता होगा। प्रतिरूप धीमे स्वर में मगर नफरत से भरा, तो क्यों ना रानी रोमा से ही खाना तैयार कराया जाए और फिर उसी भोजन में मिला दिया जाए। वेश! रानी सुजाता उत्तेजित स्वर में, हाँ, और जब वही विषयुक्त खाना राजा के पास पहुंचेगा और कुछ हो जाएगा तो दोष किस पर जाएगा? रानी रोमा पर। प्रतिरूप धीरे से फुसफुसाता है, बस इसी बहाने तू रानी रोमा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से दूर कर सकती है। रानी सुजाता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। अब बहुत हो गया, समय आ गया है, प्रतिशोध का समय। वह बुदबुदाई। संकारा, उसने आवाज दी। नागकन्या संकारा सिर झुकाकर सामने आई। जा, छोटी रानी रोमा के पास जा और कह, राजा सीलध्वज ने आज उनके हाथ का खाना खाने की इच्छा जताई है, समझी? संकारा मुस्कुराई। जो आज्ञा रानी मां। थोड़ी ही देर में रोमा के कक्ष से खाना लेकर संकारा राजा के कक्ष की ओर बढ़ी, पर उसके इरादे कुछ और ही थे। रास्ते में रुककर उसने अपनी अंगूठी से हल्का सा जहर निकाला और खाने में मिला दिया। बस अब इस खेल का अंत होगा, वह बुदबुदाई। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से किसी की निगाह उस पर पड़ी थी। रानी रोमा की वफादार दासी सौम्या चौंकी। ये ये क्या कर रही थी? क्या उसने कुछ मिलाया? दोनों की नजरें मिली। शक की चिंगारी भड़क उठी। क्या देख रही हो सौम्या? संकारा ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, सौम्या ने जवाब दिया। संकारा ने बात बदलते हुए कहा, एक चम्मच चाहिए था, दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? सौम्या ने चम्मच पकड़ाई, लेकिन तभी उफ! सौम्या चीख पड़ी। संकारा की उंगलियों के बीच छिपी जहरीली सुई सौम्या के हाथ में चुभ चुकी थी। क्या हुआ? हाथ में कुछ लगा? संकारा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। सौम्या की आंखें पल भर में भारी हो गईं और फिर उसकी निगाहें शून्य में खो गईं। सौम्या, संकारा ने पास जाकर देखा। सौम्या की आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इधर दासी संकारा
राजा को खाना पहुंचाकर जैसे ही लौटती है, तब महल में हलचल मच जाती है। तत्पश्चात खाना जांच कर राजा के पास पहुंचाया तो जाता है, लेकिन शक के चलते राजगुरु रामानुजम राजा को तुरंत भोजन करने से रोक देते हैं। रुकिए महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। तभी खाना जांचने वाला व्यक्ति लड़खड़ाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो धड़ाम वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ता है। क्या भोजन में विष था? राजमहल में सन्नाटा छा जाता है। उधर बड़ी रानी सुजाता, उसने अपने गुप्तचर के जरिए एक गुप्त संदेश भिजवाया। और फिर वही सुई, हाँ वही सुई जिसमें उसकी अंगूठी जड़ी थी। उसी सुई का इस्तेमाल संकारा पर दोबारा करवा दिया। क्या चाल चली उसने? नतीजा, उस नागकन्या संकारा की याददाश्त चली गई, सब कुछ भूल गई वो। इसके बाद सुजाता ने मौका देखकर छोटी रानी रोमा पर जहर देने का इल्जाम लगा दिया और उसे उसे तो राज्य से बाहर ही निकाल फेंका। क्या यही इंसाफ है? उधर दोनों दासियों संकारा और सौम्या को कारागार में डाल दिया गया, जहां उनका इलाज भी कराया जा रहा था। लेकिन एक दिन रानी सुजाता और वजीर हारून ने मिलकर सौम्या को मारने की साजिश रच डाली। कारागार में उस पर सांप छोड़ दिया गया। क्या यह सच है? हाँ, सौम्या को मारकर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन शुक्र है सैनिक सुरक्षा ने समय रहते उसे बचा लिया। उधर राजगुरु रामानुजम राज परिवार के वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में डूबे थे। उन्होंने रानियों के गर्भधारण का गुप्त परीक्षण कराया, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। रानी सुजाता गर्भधारण में असमर्थ पाई गईं। यह रहस्य केवल राजगुरु रामानुजम के सीने में दफन था। राजगुरु का चेहरा गंभीर था। अगर वंश नहीं बढ़ा तो राज्य का भविष्य क्या होगा? यह सोचकर उन्होंने राजा शीलध्वज से छोटी रानी रोमा को वापस लाने का अनुरोध किया, या फिर दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा शीलध्वज ने ठुकरा दिया। रोमा को वापस नहीं लाया जाएगा और दूसरी शादी कभी नहीं। उधर वजीर हारून ने एक लड़की का जिक्र किया, जो कुछ दिन पहले सरयाम राजमार्ग पर राजा शीलध्वज के हाथी के सामने जा खड़ी हुई थी। यहां हमारा खेल चल रहा है, हाथी को पीछे ले जाओ, वो लड़की चीखी थी और उसकी जिद के आगे राजा को हार माननी पड़ी थी। हाथी मोड़ना पड़ा था। वजीर हारून मुस्कुराया। वही लड़की है जो इस राज्य की रानी बन सकती है। और देखते ही देखते राजा शीलध्वज की शादी उसी जिद्दी मगर हिम्मती लड़की से हो गई। इधर बड़ी रानी सुजाता और वजीर हारून मिलकर उस नई रानी शालिनी को गर्भधारण न कर सके ऐसी दवा दिला देते हैं। अरे इधर देखो, बड़ी रानी सुजाता और वजीर हारून ने मिलकर हाँ मिलकर उस नई रानी शालिनी को ऐसी दवा दिला दी है कि वो कभी मां ही ना बन सके।